नमस्कार साथियों, श्रीकांत। आज 2-3 दिनों के बाद आज क्लास लेने जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा रक्षाबंधन की वजह से बाहर चला गया था। आशा है आप लोगों का भी त्यौहार अच्छे से गुजरा होगा। तो आज हम लोग संविधान में देखेंगे संविधान की प्रस्तावना और संविधान में कहाँ किससे क्या लिया गया है, यानी कि संविधान के, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, क्योंकि विदेशी स्रोतों से ही हमारा संविधान बना है। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना। अगर संविधान के स्रोत की बात की जाए तो संविधान का स्रोत जो है वो 1935 का विशेष तौर पे है। जो 1935 का संविधान का स्रोत है, एक साथियों ये कुछ लग रहा है खराब हो गया है। 1935 का जो एक्ट आया था का संवैधानिक 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, एक्ट आया था 1935 का एक्ट, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद में से मोटा मोटा 250 एक्ट जो है इस एक्ट से ले लिया गया था। यानी कि जो 1935 का एक्ट आया था उसमें जितने अनुच्छेद थे, यानी कि 350 के करीब में थे, उसमें 250 एक्ट जो है, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। इस 395 में जो 250 अनुच्छेद हैं वो मोटा मोटा 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें से या तो हूबहू ले लिया गया है या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है, ठीक है। थोड़े बहुत शब्द को परिवर्तित करके लिया गया है। अगर याद होगा, मैंने जो संविधान की पहली जब मेरी क्लास रही थी 1773 का, जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि 1773 से लेके 1935 का एक्ट जो है, आप देखेंगे कि काफी चीजें हमारे संविधान में उसको काफी क्या मैक्सिमम चीजें ले ली गई हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि 1861 का जो एक्ट आया था, पहली बार मंत्रिमंडल की व्यवस्था 1861 के एक्ट से की गई थी, ठीक है, जिसमें कैनिंग ने विभागीय मंत्रिमंडल की स्थापना को जन्म दिया था, सूत्रपात किया था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जन्मदाता था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा किस वायसराय को विभागीय मंत्रिमंडल का जन्मदाता माना जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग ही था, 1861 का एक्ट था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वहां से शुरू होता है और वहां से लाते लाते आप देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट है, इसमें से 250 एक्ट हमारे संविधान में जब बन के तैयार हुआ और 395 अनुच्छेदों की टोटल संख्या है हमारे यहाँ, उसमें से इन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद वैसे ही थोड़े बहुत शब्द के परिवर्तन के साथ में ले लिया गया है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आप देखेंगे कि बाद में हमारी लगभग उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब मैंने आपको बताया था, कई बार बता दिया है कि उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा एक आदर्श स्वरूप में एक ढांचा रहता है जिसके आधार पर वो महल खड़ा होना है, यानी हमारी संविधान की पूरी व्यवस्था को लिखा जाना है, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है। उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को बता दिया गया है हमारे आदर्श क्या होंगे, एक प्रकार से हमारी जो सोच है संविधान को बनाने के लिए, उसकी सोच क्या होगी, उसको उद्देश्य प्रस्ताव में कर दिया गया। बाद में इसी को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में प्रस्तावना या उद्देशिका, इसी को उद्देशिका भी बोला जाता है, प्रस्तावना भी बोला जाता है। जो भी यहाँ पे उद्देश्य भी है तो उद्देश्य से उद्देशिका हो गई, ठीक है। अब प्रस्ताव से प्रस्तावना हो गया। अगर दोनों शब्दों को देख लिया जाए तो आप चाहे उद्देश्य को उद्देशिका बोले, आज का जो उद्देशिका है हमारा, या प्रस्तावना, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, उद्देशिका और प्रस्तावना,
ठीक, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। बाद में संविधान में उद्देशिका के रूप में इसको संविधान में जोड़ दिया गया है, प्रस्तावना के रूप में थोड़े बहुत हेर फेर के साथ में शब्दों के परिवर्तन के साथ में जोड़ दिया गया। ये तो हो गया मोटा मोटा ढांचा एक प्रकार से प्रस्तावना का। और मैंने बताया कि संविधान के जो विदेशी स्रोत है, पहले तो मैंने संविधान के उस स्रोत के विषय में बताया जो 1935 के एक्ट से सीधे सीधे ले लिया गया है। बाकी संविधान के विदेशी स्रोत का आशय ये है, मतलब ये है कि जो विदेश दुनिया में जो संविधान बन गया था या जो व्यवस्था चल रही थी, जो लोकतंत्र चल रहा था, उस लोकतंत्र को चलाने में जो व्यवस्थापिका, जो विधायिका, जो संवैधानिक मापदंड, जो मूल्य होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, ठीक है, उनको हमने लिया है। हमारा संविधान कैसा हो, इसको लेके बिल्कुल से जो संविधान विशेषज्ञ हैं, दिमाग एकदम स्पष्ट था उनका, क्योंकि भारत में जात पात, छुआछूत, पाखंड, बहुदेववाद, हर चीज था, व्याप्त था, ठीक है, स्त्री पुरुष में विभेद, हर चीज में 1947 के पहले व्याप्त था, ठीक है। तो हमको एक ऐसा बढ़िया शानदार कह सकते हैं कि संविधान चाहिए जिसमें इन सब चीजों का निराकरण हो जाए, यानी कि छुआछूत से मुक्ति का मिल जाए, स्त्री पुरुष से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। देश कैसा हो, देश व्यवस्था कैसे चले, तो एक ऐसी कल्पना की जाए जहां राज्य में, यानी कि इस देश में संविधान सर्वोच्च हो और वहां धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय हो जाए, धर्म राज्य के लिए ना रहे। जैसे अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि जब राज्य का कोई धर्म नहीं है तो धर्म निरपेक्ष हो गया, ठीक है। धर्म निरपेक्ष को ही 42वें संविधान संशोधन से मोटा मोटा पंथ निरपेक्ष कह दिया गया, ठीक है। इसको लेके अपना ना जाने कितने संविधान विशेषज्ञों में मतांतर है, अपनी अपनी परिभाषा मिलती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बेहतर समझा जाए, सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की मूलभूत अवधारणा को प्रस्तुत करता है, बताता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, बाकी धर्म को व्यक्तिगत आस्था से जोड़ दिया गया है। आपका धर्म जो है, आप किसी भी मत के मजहब को हो, आप अपने तरीके से धर्म को चलाइए, ठीक है। लेकिन धर्म कह सकते हैं कि धर्म हमारे लिए आत्यांतिक नहीं होना चाहिए। धर्म यानी कि हमारा निजी मसला है, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में करिए जाके, ठीक है, उसका प्रदर्शन सड़क पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्य इसकी मान्यता नहीं देगा, ना राज्य इसका स्वीकारोक्ति करेगा, स्वीकार करेगा। कहने का मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है। तो मोटा मोटा फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये मोटा मोटा हो गया हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है। अब मूलभूत ढांचे की बात आ गई। मूलभूत ढांचा क्या है? तो मूलभूत ढांचा को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ है, ठीक है, 1976 के पहले ये केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बारी इसको पढ़ा होगा, किताब में देखा होगा। हमको लगता है, जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस तो यही है, केशवानंद भारती केस, और इसमें जो जजमेंट आया था, ठीक है। जैसे 1976 का जो संशोधन हुआ था, इसको लघु संविधान भी कई वो संविधान विशेषज्ञ कह देते हैं। उसी अनुसार अगर सबसे लैंडमार्क वाद अगर कोई हुआ था तो 1973 का केस, इसने काफी कुछ संविधान में बदल के रख दिया था, ठीक है। तो ये जो केशवानंद भारती केस है, इसी में पहली बार ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है, उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, मूल ढांचा है, ठीक है। मूल ढांचा का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक प्रकार से फंडामेंटल है, जो भी कह लीजिए, बेसिक फंडामेंटल है, मूल ढांचा, ठीक है। ये मूल ढांचा क्या है, इसको संविधान सर्वोच्च न्यायालय
टाइम टू टाइम पे बताता रहेगा, समय समय पे वो उसकी मूल ढांचे की व्याख्या देते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये मूल ढांचे की बात क्यों कही गई थी? क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इस बात को लेके इसके पहले भी जैसे 1960 में बेरुवाड़ी का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन उसी में किया जा सकता है जो जिसका अंग होगा। जब अंग ही नहीं है, भाग ही नहीं है, मान लीजिए प्रस्तावना जब भाग नहीं है तो उसमें आप संशोधन क्या करेंगे? वो तो संविधान के अंतर्गत आएगा ही नहीं। जब कोई चीज संविधान के अंतर्गत आएगी ही नहीं तो उसमें संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सीधी सी बात है। संशोधन का औचित्य तभी है जब वो किसी भी चीज का भाग हो, यानी कि संविधान का भाग हो। तो बात प्रस्तावना की हो रही है, तो संविधान की प्रस्तावना सीधे सीधे आप समझिए कि ये केशवानंद भारती केस के पहले नहीं है या है। इसी के बीच में 1947 से लेके 1973 तक लगभग 47-20 67 और लगभग 26 साल, हाँ 73 क्या, लगभग 26 साल की लड़ाई रहती है इस बात को समझने में कि 47 से लेकर 73 तक इस बात की लड़ाई रहती है कि हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक मिनट साथियों, है या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बार केशवानंद भारती केस में ये इस बात को कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। और मजे की ये बात है कि केशवानंद भारती केस में कुल 13 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, जो संवैधानिक जजों की जो पीठ बनी है, वो केशवानंद भारती केस में ही है। 13 जजों की बेंच ने ये कहा था साक्ष्य के उससे साक्ष्य के बहुमत से इस बात को बताया था बाकायदा। टोटल आप समझ लीजिए 13 जज हैं। सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती केस में बैठती है। उसके पहले जो बेरुवाड़ी का केस रहता है, ठीक है, गोलकनाथ का केस रहता है, 1963 में ही आया था शायद, कि 67 में ही शायद आया था। 1900 गोलकनाथ वाला केस 1967 में आया था। उन सब में इस बात को बाकायदा कह दिया गया था। गोलकनाथ में हालांकि इस बात को थोड़ा सा स्वीकार किया गया था कि संविधान का भाग है, लेकिन बेरुवाड़ी जो 1960 में आया था उसमें सीधे सीधे ये कहा गया था कि नहीं, ये प्रस्तावना बेरुवाड़ीवाद, ठीक है, इसमें इस बात को कह दिया गया था कि नहीं, संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाद में 1967 में गोलकनाथ का केस आया था, उसमें थोड़ा बहुत इस बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन मोटे तौर पे 1973 का जो केशवानंद भारती केस आता है उसमें इस बात को पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस वजह से प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो संसद संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है बशर्ते कि प्रस्तावना में जो मूल ढांचा दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता संसद, ठीक है। संसद संविधान के मूल ढांचे में यानी कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। प्रस्तावना में ही मूल ढांचे को कहा गया है कि प्रस्तावना एक प्रकार से मूल ढांचा है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1973 का जो आया केशवानंद भारती का मामले का जो जजमेंट आया उसमें इस बात को, दो बातें उसने बताई। प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहली बात तो ये, तो उसके बाद से लेके आज तक ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है क्योंकि
इस विषय पे, इस मुद्दे पे उसके बाद आज तक कभी बड़ी बेंच बैठी ही नहीं, ना कोई केस गया। तो ये कह सकते हैं कि 1973 एक लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद से इस बात को समाप्त कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इस बात से आप समझिए कि केशवानंद भारती के लैंडमार्क इसलिए कहा जाता है कि इसने इस बात को बता दिया कि नहीं नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक। दूसरी बात, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, यह भी उसने कहा, लेकिन संसद प्रस्तावना के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। हाँ, संशोधन कर सकती है अगर मूल ढांचे की बात है तो वो सकारात्मक दिशा में हो सकता है, यानी मूल ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए हो सकता है, उसको कमजोर करने के लिए नहीं हो सकता है। वहां पे भी संशोधन हो सकता है, बशर्ते पॉजिटिव वे में हो, मूल ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए हो, संविधान को आगे ले जाने वाला 2 कदम हो, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 3-4 बातें तो निकल के समझ में आ गई। ठीक है, केशवानंद भारती का केस 1973, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी होगा, ना जाने कितने आपने वीडियोस देखे होंगे, पर अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी क्लास है, तो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये मान लीजिए कि अब प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना में आखिर क्या विशेष है जो इसको लेके इतने साल तक वाद विवाद चलता रहा, 1947 से 1973 तक, क्यों इतनी कह सकते हैं कि पहली बात तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी बोला जाता है, आप कई टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसी प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत किसे माना गया है? संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत किसे माना गया है? हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग ही इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और क्या करते हैं, प्रवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना इस वजह से। ठीक है, दूसरी बात है, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने में, क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। एकमात्र संस्था है सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। बाकायदा इस बात को संविधान में हमारे लिखा गया है कि संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करेगी। ठीक, अब बात यह आती है कि संविधान की व्याख्या करने में अगर सर्वोच्च न्यायालय को कोई कठिनाई होती है, कोई संशय होता है, तो वो संविधान की प्रस्तावना से मदद ले सकता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना से मदद ले सकता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने में मदद कहां से मिलती है? मदद प्रस्तावना से मिलती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने में कोई थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, ठीक है, तो ये चीज है। जैसा कि मैंने बताया, संविधान की जो मूल ढांचा की प्रवृत्ति है संशोधन करने की, वो नकारात्मक नहीं हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर अभी मैंने 76वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया, क्योंकि ये जो 76वां संविधान संशोधन हुआ है, 76वां संविधान, 76वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो समाजवादी है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है
राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। 76वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, शब्द जोड़े गए हैं। ठीक, ये मोटा मोटा आपका है प्रस्तावना, जो प्रस्तावना से संबंधित बात है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने अपने तरीके से इसको संशोधित कर दिया था। ये प्रस्तावना में अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है 1947 के बाद 1976 में सीधे पहली बार हुआ है संविधान में संशोधन। कारण जब केशवानंद भारती केस में इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, जब भाग है तभी इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में संशोधन किया, और संशोधन इस तरह से किया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। अब जब जोड़ दिए गए तो हमारा प्रस्तावना जो है यानी कि उद्देशिका, वो एक नए रूप में प्रस्तुत हो गई। ठीक है, जैसे इसमें पूरा लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, या कहिए लिख दें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि वो जो है को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रस्तावना हो गया। अब प्रस्तावना में मोटा मोटा आप कुछ चीजें आपके लिए समझ में है जो प्रश्न में आता है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में जैसे संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत क्या है, मैंने बताया हम भारत के लोग। जब भी प्रश्न कई बार आया है, जब भी प्रश्न आया कि हमारे संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। ठीक है, पहली ही लाइन में पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। ठीक है, पहला शब्द है हम भारत को लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। ठीक है, पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर विचार, अभिव्यक्ति के बाद फिर है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 5 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मिली है हमें? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर क्या है?
प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। समता मतलब समानता होता है। तो समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। पहली प्रतिष्ठा है, दूसरी अवसर है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि जो समानता की बात कही गई है वो प्रतिष्ठा और अवसर है, 2 प्रकार की हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना, एक प्रकार से इसको आप समझ लीजिए। तो 1 और 2 भाईचारे की भावना को भी अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार की है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 3 प्रकार की, विचार स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। ठीक है, समता यानी समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो ये भी 2 प्रकार का। तो इस तरह से हमारा ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो बातें दी गई हैं, और प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को कौन क्या कर रहा है? भारत के लोग ही, फिर से समझ लीजिए, भारत के ही लोग क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं, यानी कि अंगीकृत कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तीसरा, आत्मार्पित, खुद में उतार ले रहे हैं, आत्मा से जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, आत्मार्पित। तो भारत के लोग क्या कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत कर ले रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर ले रहे हैं। ये शब्द मिलाने के लिए आता है क्रम से। तो ये 3 चीजें हैं। तो ये हो गया प्रस्तावना आपका, मोटा मोटा इसी तरीके से है, यही प्रस्तावना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना में कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मूल ढांचे की जो बात है वो केशवानंद भारती केस में कही जाती है। प्रस्तावना में संशोधन स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी मूल ढांचा प्रभावित ना हो, इस बात को केशवानंद भारती केस में कहा गया है। बेरुवाड़ी जो वाद हुआ था, जो केस हुआ था 1960 में, उसमें संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया था, इस वजह से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। फिर गोलकनाथ में उसको माना गया। गोलकनाथ में 11 जजों की बेंच बैठी थी, केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। इस वजह से केशवानंद भारती का केस आज तक लैंडमार्क के रूप में याद किया जाता है। ये तो रहा प्रस्तावना। बाकी जो प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा तो प्रस्तावना में प्रश्न बनते नहीं है। जो भी बनेंगे उसको आगे हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है साथियों, फिर अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ किससे क्या चीज लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मैंने आपको 1-2 लेक्चर में पहले भी बताया था कि विदेशी स्रोत का ये मतलब है कि जो जहां पे संविधान चल रहा है, हम बाद में लोकतंत्र हुए, बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, 1947 में आया। जो देश स्वतंत्र हो चुके थे वो अपनी व्यवस्था पहले ही बना चुके थे, जैसे अमेरिका पहले ही अपनी व्यवस्था बना चुका था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, ये लोग स्वतंत्र वाले देश हैं। फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है, ये लोग तो ऐसे यूरोप के तो फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल तो ये लोग तो दूसरे पे राज किए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब ये लोग अपनी व्यवस्था बना चुके हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यवस्था अच्छी है वो हर जगह पाई जाएगी, जैसे समानता की बात, अवसर की बात, प्रतिष्ठा की बात। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात अगर प्रस्तावना में ही देखे, जैसे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। अगर वो मूल अधिकार में ही रहेंगे तो व्यक्ति कैसे लोकतंत्र में चल सकता है? कभी नहीं चल सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसको उधारों का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान को उधारों का संविधान भी कहा जाता है।
वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है जो इसके ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन हमारे संविधान की प्रमुख बहुत सारी विशेषताएं आगे देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन कहां से क्या लिया गया है। जैसे अगर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है, फिर मूल अधिकार को लिया गया है, फंडामेंटल राइट को कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि भारत में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, कोई भी नहीं है, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। फिर क्या लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायपालिका, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा, अब इसमें शब्दों में तो हेर फेर करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, और महाभियोग की राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ये सब अमेरिका से लिया गया है, ठीक। इसके बाद फिर क्या है, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और क्या संसदीय विशेषाधिकार है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को यानी न्यायाधीशों को, जजों को हटाने की जो हटाने की विधि जो है की प्रक्रिया या विधि, हटाने की विधि को भी लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जजों लिख दिया है मैंने सीधे सीधे, जगह इधर कम है, न्यायाधीशों आप लिखिएगा, को हटाने की विधि को अमेरिका से लिया गया है। तो ये इतनी चीज अमेरिका से ली गई है जो लगातार प्रश्न में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। हमारी प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, साथ में उपराष्ट्रपति को भी हटाने की जो प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, मैंने लिखा नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार अमेरिका से, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो ये इतनी चीज अमेरिका से ली गई है। फिर हम देखते हैं अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया। अगर लोकतंत्र की मजबूतीकरण को देखा जाए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले जितने भी मापदंड होते हैं, या कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले जितने भी मूल्य होते हैं, आदर्श स्थिति होती है, वो अमेरिका में जबरदस्त है। और अमेरिका का लोकतंत्र वाकई बहुत आदर्श प्रकार का है, वहां का लोकतंत्र, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा देश है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने तो हमारे ऊपर शासन ही किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन से भी हमने बहुत कुछ लिया है। क्या क्या लिया है देखते हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि जो शासन प्रणाली है संसदीय, यानी कि संसदीय पूरी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से ही लिया है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था और हमको एक आइडिया लग गया था 1773 के बाद से कि कैसी ये व्यवस्था ठीक ठाक है और भारत के लिए ठीक भी है, संसदीय शासन प्रणाली को, ठीक है। एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी एक नागरिकता की बात जो है वो यहीं से लिया गया है। तीसरा विधि निर्माण, विधि निर्माण प्रक्रिया को हमें ब्रिटेन से लिया गया है। जो विधियां बनाई जाती हैं, किस प्रकार से विधि कानून बनते हैं, ठीक है। विधि का शासन, ये बहुत प्रश्न आता है।
विधि का शासन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रिटेन से क्या लिया गया है? लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। फिर क्या लिया गया है? मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली किस भारत परिषद अधिनियम से व्यवस्थित किया गया था भारत में? इसको 1861 से। लॉर्ड कैनिंग को एक प्रकार से जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को बनाने में। फिर आगे क्या लिया गया है? द्विसदनवाद, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि जो दो सदन की व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को ऊपरी सदन, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया संसदीय व्यवस्था यानी संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। ये हो गया कहां से? ब्रिटेन से हो गया है। फिर आते हैं अगले महत्वपूर्ण देश की ओर, आयरलैंड की ओर। आयरलैंड एक बहुत हिट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तीसरा है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएंगे तो आपको डेफिनेशन देके बताएंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसकी जो व्यवस्था ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी उच्च सदन में, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत, ठीक है, जो मनोनीत करने की व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करने की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किस किस के लोग जो राष्ट्रपति भेजता है, जैसे किसमें निपुण होने चाहिए? साहित्य है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा, लिख दे रहे हैं। साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि क्षेत्रों में निपुण या इन क्षेत्रों में, इन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्ति जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और इसके मार्फत जो है भारत के मान को बढ़ाया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है आयरलैंड का। फिर ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं क्या है। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हम बता दे रहे हैं, बाकी तो किताबों में देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना को कहां से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोनों में अंतर है, ठीक है, इसको समझिएगा। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। फिर
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक, संयुक्त बैठक का प्रावधान। फिर इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर एक और है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध और शक्तियों का विभाजन की बात कही गई है। शक्तियों का विभाजन का प्रावधान ही यहीं से लिया गया है, ठीक है। जो हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है और शक्तियों का बंटवारा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का प्रवर्तन, ठीक है। भारतीय संघ मिट गया है कि विदेशी शोध, ठीक। फिर जर्मनी से आपातकाल का प्रवर्तन, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आपातकाल का लगाया जाना है। दूसरे तरीके से आप इसी के समय में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार कह सकते हैं संबंधी शक्तियां हैं उसको भी, ठीक है। फिर अगला कौन सा देश है? कनाडा है। कनाडा से हमने लिया है, क्या क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है। क्या लिया है? संघात्मक विशेषताएं। और हमने क्या लिया है कनाडा से लिया है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। जो हमारे यहाँ राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उसकी जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, जो विधि है, उसको कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक। फिर संघीय व्यवस्था, या जिसको कह सकते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान और संघीय व्यवस्था, कह सकते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसको यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है संबंध और शक्तियों का प्रवर्तन के विषय, लेकिन दोनों जगह से लिया गया है। लेकिन अमूमन जो है वो कनाडा से, जो संघीय व्यवस्था अगर बात आएगी, संघीय विभाजन, तो वो कनाडा ही लगेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया संघीय केंद्र और शक्ति के मध्य विभाजन की व्यवस्था। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। जो संविधान संशोधन हमारे यहाँ होता है उसमें 3 प्रकार का संविधान संशोधन हो सकता है। जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था को लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान कह सकते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान यहीं से लिया गया है, ठीक है। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। फिर जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो ये प्रकार से मोटा मोटा हो गया हमारे संविधान के विदेशी स्रोत, यानी अन्य देशों के स्रोत। एक मिनट, तो ये हो गए विदेशी स्रोत। और जितने भी प्रकार के स्रोत हैं मैक्सिमम मैंने लिखवाने की बताने की कोशिश की है। जो बाई चांस अगर छूट जाएंगे तो वो आगे लेक्चर में टाइम टू टाइम पे समय समय पे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि संविधान की आज प्रस्तावना की पूरी बातों को लगभग हमने देख लिया। और संविधान के जो हमारे विदेशी स्रोत है उसमें 1935 का जो एक्ट है उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हूबहू वैसे है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में ले लिया गया है। बाकी जो देश है वहाँ की जो विशेष बातें हैं उनको कैसे लिया गया है, कैसे उसको अपने देश में संविधान विशेषज्ञों ने अपने रूप में संविधान में उतार दिया है, बताया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे दूसरे देश से जैसे लिया एकदम हूबहू वैसे उतार दिया, नहीं, ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, ठीक है। इस बात को कि सिर्फ नकल करके हमारा संविधान बना, ये बात गलत है, ठीक है। ये इसको मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। जो लोग स्वीकार करते होंगे करते होंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमारे संविधान की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे हमारा संविधान सबसे बड़ा है, सबसे लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। दूसरा इसकी खासियत है हमारे संविधान के बनने में विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न देशों की व्यवस्था को, जो व्यवस्था वहां पे चल रही उस व्यवस्था को अपनाया गया है, लिया गया है, उसको कह सकते हैं बाद में हमने अपने तरीके से लिया है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इसकी विशेषता इंगित करती हैं, बताती हैं, ठीक है। हमारे संविधान में फिर क्या है, लोग कहते हैं कि संविधान सिर्फ एकात्मकवाद है, एक सिर्फ केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ऐसा नहीं है, केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका हुआ, पर हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। कनाडा से जो संघीय व्यवस्था लिया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है वो संतुलित है। सिर्फ केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है। भारत की वो ऐसी स्थिति थी कि उस समय करना जरूरी था। अगर अमेरिका की तरह से राज्यों के मध्य में बराबर अवशिष्ट शक्तियां जैसे अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास में है, दोहरी नागरिकता है, तो भारत में वो व्यवस्था नहीं चल सकती थी। भारत में एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से हमने लिया है वही व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। राज्यों को अगर उस समय जब राज्य जुड़े नहीं थे, बने नहीं थे, 565 देशी रियासतें थी, अगर उनके हाथ में ज्यादा अधिकार चला जाता तो ये भी तो हो सकता है कि वो कल को अलग हो जाते, कल को फिर वैसी स्थिति हो जाती, भारत देश खंड विखंड हो जाता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने बहुत अच्छा संविधान बनाया। तो केंद्र के साथ में केंद्र की ओर झुकाव है, लेकिन संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नम्यता के साथ अनम्यता का भी है, ठीक है, दोनों का है, ऐसा नहीं है। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। आप संशोधन कर सकते हैं, पर संशोधन करने की व्यवस्था संविधान में 3 प्रकार से बताई है। साधारण संविधान संशोधन द्वारा, साधारण प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत द्वारा, फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा। फिर विशेष बहुमत का मतलब सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए सदन को, तो वो संशोधन पास हो पाएगा। तीसरा, विशेष बहुमत के साथ भारत के 50%, यानी कि जो राज्य हैं उसमें से 50% वहां की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, तो फिर वो संविधान संशोधन की व्यवस्था लागू। यानी हमारे यहाँ संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से साधारण तरीके से जैसा केंद्र चाहे मनमानी करता रहे, ऐसा नहीं, उस पर भी लगाम है, ठीक है। नहीं जी, ठीक है, आपका लोकसभा में रहेगा, राज्यसभा में तो अमूमन जो सरकारें काम करती हैं उनका बहुमत नहीं होता, तो राज्यसभा से डंडा पड़ता रहेगा,
ठीक। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषता है, अंशता कठोर, अंशता रचीला, नम्यता अनम्यता का, ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, पूरा ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे पूरी एक देश में पूरी न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं कि राज्यों का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों के बीच में हाई कोर्ट है, पूरी व्यवस्था उसी के अनुसार चलती है जैसा सुप्रीम कोर्ट गाइड करता है। तो स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। तो ये सब बातें जो संविधान की विशेषताएं, इसको हम पॉइंट वाइज अगले लेक्चर में जो 7-8 पॉइंट है उसको मैं लिखवा दूंगा, बता दूंगा। ये तो मोटा मोटा भी आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक होती है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव भी दीजिए कि क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, नमस्कार।